बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपका सेकंड चैप्टर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में हम पढ़ रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करके इंसानों ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स, क्या क्या चेंजेस लाए हैं। सबसे पहले हमने बीमारियों के हवाले से डिस्कस किया कि आज से कुछ 100 साल पहले, 100 या 200 साल पहले तक बहुत सारी बीमारियां थी जिनका शिकार बच्चे हो जाते थे और वेरी अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती थी और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी फ़र्स्ट बर्थडे को भी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आजकल साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करने से, साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करने से हमने बहुत सारी बीमारियों पे काबू पा लिया है। इसके साथ साथ हमने सैनिटरी कंडीशन के हवाले से बात की थी। सफाई के जो हालात थे आज से कुछ साल पहले बहुत बुरे थे, जो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज वो हमने ठीक वो मसाइल जो हैं वो हल कर लिए हैं और अपने सैनिटरी की जो कंडीशन है उसको बेहतर बना लिया है। साथ साथ पानी का जो है इशू वो भी डिस्कस हुआ कि पहले पहले पानी जो है वो दूर दराज के इलाकों से लाया जाता था बाल्टियों में भर के, जो कि बहुत एक मुश्किल टास्क था। तो अब साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करके पाइपलाइंस के ज़रिए बहुत दूर दराज के इलाकों से पानी को बड़ी आसानी से सिटीज़ तक पहुंचा लिया जाता है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो उसको डिटेल में लाजमी सुने। अब स्टार्ट हम करेंगे मोर फूड एंड बेटर फूड से, कि आजकल हमारे पास ज़्यादा खाना है और बेटर फूड है, यानी बेहतर खाना है पहले की निस्बत। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स। हमारे खाने की जो हैबिट्स हैं, खाने की जो आदत हैं, उसमें भी चेंजेस आए हैं साइंटिफिक मेथड से। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस वी हैव लर्नड दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। साइंस के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके, साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करके अब हमें ये पता चला है कि इट इज़ हेल्पफुल, ये चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है, ये चीज़ सेहत बख्श है कि अगर हम वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं, मुख्तलिफ़ तरह के खाने खाएं, बजाय इसके कि हम एक ही तरह के खाने खाएं। हम अगर वैरायटी ऑफ फूड्स खाएंगे, फल, सब्ज़ियाँ और गोश्त और दालें और सारी चीज़ें खाएंगे, तो फिर हमारी सेहत ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये इल्म हमें कहाँ से मिला? साइंस के नॉलेज से। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। और हमने ये भी सीखा साइंस से कि कैसे हम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, वैरायटी ऑफ फूड्स, खानों की मुख्तलिफ़ किस्में अपने आप को मुहैया कर सकते हैं, उनका बंदोबस्त कर सकते हैं। यानी पहले तो ऐसा नहीं था, सारे साल सारी सब्ज़ियां या फल दस्तयाब नहीं होते थे, सिर्फ़ एक महदूद सा एक पीरियड होता था, उनका मौसम होता था, उसमें ही वो चीज़ अवेलेबल होती थी। लेकिन अब ऐसे फार्मिंग के ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं, खाने को प्रिज़र्व करने के, फलों को, सब्ज़ियों को महफूज करने के ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि अब हर मौसम में आपको हर तरह का फल, सब्ज़ी जो है वो आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो प्रॉबेबली इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे। वो लोग जो तकरीबन 100 साल पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो भी खाने को उतना ही इंजॉय करते थे गालिबन जितना हम करते हैं। उनको भी खाना उतना ही अच्छा लगता था जितना आज हमें लगता है। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लेकिन जितनी तरह के खाने हमें आज अवेलेबल हैं हमारे लिए, उतने चॉइसेस उनके पास नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन्स। ज़्यादातर खाना लोगों को वही दस्तयाब होता था, फल और फ्रूट और सब्ज़ियाँ, जो उनके अपने खेतों में या अपने फार्म्स में या अपने गार्डन्स में वो खुद उगाते थे। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न, क्योंकि जो फ्रेश वेजिटेबल्स थी, ताज़ा सब्ज़ियाँ थीं, कुड बी obtained, obtain होता है टू गेट, हासिल करना, हासिल की जा सकती थी ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न, क्योंकि ताज़ा सब्ज़ियाँ तो सिर्फ़ उन सब्ज़ियों के उगाने वाले मौसम में ही दस्तयाब होती थी। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। वो लोग जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते थे, यानी कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के लोगों को कोई भी सब्ज़ी दस्तयाब नहीं होती थी, क्योंकि सर्दी में, बर्फ़बारी में तो कोई चीज़ भी उगाई नहीं जा सकती। Thrifty housewives preserved their home-grown vegetables and fruits
बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग दैम फॉर यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। जो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ थी, थ्रिफ्टी कहते हैं वेरी केयरफुल और वेरी स्पेयरिंग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं किफ़ायत शार, जो बड़ी समझदार और केयरफुल हाउस वाइफ्स होती थीं, ख़वातीन होती थी घर की, प्रिजर्व्ड वो महफूज कर लेती थीं देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो घर में वो उगाते थे। होम ग्रोन होता है जो चीज़ आप घर में उगाएं, घर में उगाई जाने वाली सब्जियों और फलों को जो समझदार ख़वातीन होती थी वो महफूज कर लेती थी। कैसे महफूज करती थी? बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग देम। या तो वो कैनिंग कर लेती, कैनिंग होता है कैन में बंद कर लेना, यानी डिब्बे में महफूज कर लेना किसी चीज़ को। पिकलिंग होता है, पिकल कहते हैं अचार को, और पिकलिंग का मतलब है अचार डालना किसी चीज़ का, अचार बना के महफूज कर लेती थी सब्जियों का। और ड्राइंग, या फिर फलों और सब्जियों वगैरह को खुश्क कर लेते थे, ड्राई करके उनको इस्तेमाल कर लिया जाता था बाद में फॉर यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ताकि उसको जब सर्दियों का मौसम आए तो इन सब्जियों फ्रूट्स को जो ड्राइड फॉर्म में या पिकल्ड फॉर्म में मौजूद हैं उनको वो सर्दियों में इस्तेमाल कर लेते थे। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग। जो गोश्त होता था उसको प्रिज़र्व कैसे करते थे, महफूज कैसे करते थे? बाय साल्टिंग, उसको नमक लगा के जो है वो महफूज कर लिया जाता था। नमक लगाया जाए तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। एंड ड्राइंग, या फिर उसको ड्राई कर लेते थे, खुश्क कर लेते थे, उसमें से पानी की मिकदार को कम करते बल्कि ख़त्म करते थे ताकि वो फिर ख़राब ना हो। और बाय फ्रीजिंग, या फिर फ्रीज़ कर लेते थे व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ। लेकिन फ्रीज़ करना तभी मुमकिन था जब ज़्यादा सर्दी हो, बर्फ़ वगैरह हो, तब उन्हें गोश्त को महफूज किया जा सकता था फ्रीज़ करके। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट। जो समुद्री खुराक थी, सी फूड मतलब मछलियाँ, झींगे वगैरह, वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को अवेलेबल थे जो कि कहाँ रह रहे थे? अलॉन्ग द कोस्ट। कोस्ट कहते हैं सी शोर, समुद्री जो किनारा होता है। जो साइली पट्टी पे लोग रहते थे समुद्रों के, दरियाओं के करीब करीब, उनको तो सी फूड अवेलेबल था, वो मछलियाँ और बाकी सी फूड खा सकते थे। बाकी जो लोग दूर दराज के थे, यानी जिस तरफ दरिया या समंदर नहीं था, वहाँ पे मछलियों या सी फूड का पहुँचना मुश्किल था बल्कि नामुमकिन था। फ़िश एंड शेल फ़िश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट। और जो फ़िश है या जो शेल फ़िश है जिसको झींगा भी कहते हैं, ये चीज़ें सिर्फ़ उसी वक्त खाई जा सकती हैं जब उनको अभी पकड़ा हो। ज़्यादा देर उनको अगर रखा जाए तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये वाले खाने भी उन लोगों को अवेलेबल नहीं थे, सी फूड उन लोगों को अवेलेबल नहीं था जो कि समंदर से या दरिया से दूर के इलाकों में रहते थे। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, कतई नज़र इसके कि आज लोग किस जगह पे रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, मीट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। लोगों को ताज़ा सब्जियां, फल और गोश्त पूरा साल दस्तयाब हैं। ऑब्टेन का मतलब है हासिल कर सकते हैं लोग। बाय द क्विक फ्रीज़ मेथड, जो क्विक फ्रीज़ मेथड है, चीज़ों को तेज़ी से फ्रीज़ करने वाला मेथड, उससे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स यानी समुद्री खुराक एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स और मुख्तलिफ़ तरह का जो गोश्त है कैन बी प्रिजर्व्ड, उसको महफूज किया जा सकता है। सो दैट, और ऐसे तरीके से महफूज किया जा सकता है, दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड इन्जॉयबल, कि वो जो चीज़ें महफूज की जाएँ क्विक फ्रीज मेथड से, वो जब दोबारा इस्तेमाल की जाती हैं तो उस वक्त भी वो न्यूट्रिशियस होती हैं। न्यूट्रिशियस होता है कि उनके अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनके अंदर ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाई अज्जा हैं, वो बिल्कुल उसी तरह महफूज रहते हैं और इंजॉयबल भी वो उसी तरह के होते हैं, यानी उनका जो टेस्ट है वो भी बरकरार रहता है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods. जो मॉडर्न मेथड्स हैं, हम एग्ज़ाम्पल सिर्फ ले लेते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स को सिलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर सेलेक्टिंग का एक प्रोसेस होता है, यानी जब मॉडर्न फार्मिंग में जो फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट्स को महफूज नहीं किया जाता, सिर्फ सेलेक्टेड फ्रूट्स को, जो हेल्थी फ्रूट होता है उसको चुना जाता है। फिर ग्रेडिंग का प्रोसेस आता है जिसमें उनकी दर्जाबंदी होती है, ग्रेड्स दिए जाते हैं, ए ग्रेड का फ्रूट, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, ग्रेडिंग उसकी होती है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, एक ख़ास प्रोसेस से उस फ्रूट को या सब्ज़ी को या जो भी फूड आइटम है उसको उस प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद उसको महफूज किया जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है
हैव रिमूव्ड, इन तरीक़ों ने रिमूव कर दिया है, ख़त्म कर दिया है द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्राम कैंड फूड्स। जो ख़तरा होता था कि जो कैंड फूड्स हैं उनमें पॉइजनस वो हो जाते थे, वो जहरीले हो जाते थे, उनमें जहर पैदा हो जाता था। पहले लोग डब्बों में चीज़ महफूज कर देते थे और जब बाद में इस्तेमाल करते थे तो उस वो क्योंकि चीज़ ख़राब हो चुकी होती थी, उसमें जहरीला कोई ना कोई जो है ना सब्सटेंस पैदा हो चुका होता था, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती थी। तो अब ये सारे जो क्योंकि सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग और एक ख़ास प्रोसेसिंग से गुज़रता है फूड, तो अब वो ख़तरा नहीं है कि कैंड फूड जो है वो उसमें कोई पॉइज़न का ख़तरा जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। फिर आ जाते हैं जी डिहाइड्रेशन का एक प्रोसेस है। डिहाइड्रेशन कहते हैं किसी चीज़ को खुश्क कर देना, उसमें से जो पानी है ना उसको डिहाइड्रेट कर देना, यानी कि उसमें से पानी ख़त्म कर देना। और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्राम सच फूड्स, या जिसको आप कहेंगे पानी निकाल लेना चीज़ों से। मिसाल के तौर पे मिल्क से, दूध से पानी खुश्क करके आपको पाउडर्ड फॉर्म में अब मिल्क दस्तयाब है। अगर आपको ताज़ा दूध नहीं मिल सकता तो पाउडर्ड फॉर्म में दूध आप हर वक्त अपने घर में रख सकते हैं, जो कि ख़राब भी नहीं होता। एग्स भी पाउडर्ड फॉर्म में और ड्राइड फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद पोटैटोज़ भी ड्राइड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, एप्पल्स में मिल सकते हैं। और इस तरीके ने ये जो डिहाइड्रेशन का तरीका है हैज़ प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ये बाकायदा अमली तौर पे एक तरीका है चीज़ों को महफूज करने का। यानी ये सिर्फ़ एक आइडिया नहीं है बल्कि इसको अमली तौर पे अपनाया गया है। और ये सारे फूड्स जिनका हमने नाम लिया है ड्राइड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे हम यूज़ भी करते हैं। और ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग इन आवर लाइव्स चेंज्ड बाय यूज़ ऑफ साइंस। सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स ही नहीं साइंस के नॉलेज ने चेंज की, बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि साइंस के इस्तेमाल से अब हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं अपने इर्द गिर्द होने वाले प्रोसेसेस, मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस गोइंग ऑन हैं हमारे इर्द गिर्द, जो अवामिल हो रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल ले लें, हम कहते हैं कि जो ज़लज़ला आता है, अक्सर हम छोटे मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं, तो जब साइंस का इल्म नहीं था तो इससे पहले लोग अजीबो-गरीब उन्होंने इसके साथ किस्से जोड़े हुए थे। मिसाल के तौर पे ये आपने शायद सुना भी हो कि जनाब ये जो ज़लज़ला आता है बेसिकली ये एक बहुत बड़ा बुल है, बहुत बड़ा बैल है जिसने ज़मीन को अपने सींगों पे उठाया हुआ है। तो एक सींग पे ज़्यादा देर वज़न नहीं रख सकता, तो वो ज़रा जो है वो चेंज करता है सींग, जिसकी वजह से थोड़ी सी हरकत आ जाती है, तो ज़मीन वाइब्रेट कर जाती है, तो ये अर्थक्वेक की वजह है। तो साइंस के नॉलेज से हमें पता चला भाई ये इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स जस्ट अ मिथ। असल में उसकी कॉज क्या है वो साइंस ने हमें बताया। इसके साथ साथ हमें मटेरियल्स के बारे में भी पता चला। हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो मटेरियल है, ठीक है जी, वो पत्थर है, चाहे वो क्या उसको कहेंगे पानी है, वो आग है, वो मिट्टी है, ये सारी चीज़ें साइंस के इल्म से ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने इनका इस्तेमाल जाना। पहले तो आग भी जो है उसका इस्तेमाल इंसान को नहीं आता था, और वक्त गुजरने के साथ साथ देखें ना आज आग से हमारी कितनी चीज़ें, कितने काम होते हैं। ये हमारे साइंटिफिक नॉलेज से ही हमें पता चला भाई ये जो चीज़ है आग, हम इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकती है। और इस तरह की बहुत सारे मटेरियल्स हैं। लकड़ी है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ना आज लकड़ी जो है वो कितनी जगहों पे और कितने कामों में इस्तेमाल हो रही है। ये हमें साइंटिफिक नॉलेज से ही पता चला कि हमने इनको कैसे अपने इर्द गिर्द मौजूद जो मटेरियल है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। द मटीरियल्स इन आवर सराउंडिंग एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम, और साथ हमें तरीका भी पता चला कि इन मटीरियल्स को, इन प्रोसेसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। अब मटीरियल्स का जब हमें नॉलेज हुआ तो हमारे जो घर बनाने का तरीका था उसमें बेहतरी आ गई। पहले देखें लोगों के घर कैसे होते थे, लोग गारों में रहते थे, कच्चे घर होते थे, लेकिन आज देखें लोहे को इस्तेमाल करके, स्टील को इस्तेमाल करके, आग और मिट्टी को इस्तेमाल करके ईंटें बना के मकान किस तरह के बना लिए जाते हैं। सीमेंट को इस्तेमाल करके, फिर चूने को, जो कि नेचुरल चीज़ें थी, उनको इस्तेमाल करके घरों को रंग दे दिया गया, ठीक है जी। तो ये लकड़ी को इस्तेमाल करके दरवाजे और खिड़कियाँ बना लिए गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता साइंस के नॉलेज से हमें पता चला कैसे हम अपने इर्द गिर्द के मटीरियल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा जो राब्ते का तरीका था वो बदल गए हैं कॉन्टैक्ट्स करने के। एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमारे यहाँ आमदो रफ्त बदल गई है,
ठीक है जी, कि अब पहले किस तरह सफ़र होता था, अब किस तरह है। उसके बाद एंड इवन द वे वी स्पेंड और लेयर टाइम, लेयर कहते हैं जो फ्री टाइम होता है, फुर्सत का जो वक्त है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हमारी बहुत सारी हेल्प हो गई है। पहले जो है वो सिर्फ बैठ के गपशप करना या छोटे मोटी कोई गेम खेल लेना या किताब पढ़ना एक एंटरटेनमेंट थी। आज के वक्त में देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो है वो एंटरटेनमेंट के, अपना लेयर टाइम गुजारने के। उसके बाद जी बेटर एटीट्यूड्स, हमारे रवैये बेहतर हुए हैं साइंस के ज़रिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटर एटीट्यूड की हेडिंग के अंदर जो है। बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट। एटीट्यूड या रवैये से मुराद ये है कि हम क्या महसूस करते हैं किसी आइडिया के बारे में या किसी इवेंट, किसी वाक़या के बारे में। If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, अगर कोई बंदा ये मानता है, ये बिलीव रखता है कि wearing, कि अगर वो पहनेगा some kind of charm आप कह सकते हैं तावीज़ जो होता है, जिसको एम्यूलेट भी कहते हैं इंग्लिश में, कि एक ख़ास किस्म का अगर मैं तावीज़ पहनूँगा तो विल प्रिवेंट हिम फ्राम हैविंग बैड लक, तो ये बदकिस्मती से मुझे बचाएगा। यानी अगर एक बंदा इस बात पे यकीन रखता है कि अगर वो एक तावीज़ पहने रखेगा तो ये तावीज़ उसे हर आफत से, बला से बचाए रखेगा। ये हमारे यहाँ होता है इस तरह तो ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो ही विल वियर द चार्म, अगर तो वो बंदा ये महसूस करता है कि ये मुझे महफूज रखेगा तो वो उसको हर वक्त पहने रखेगा। एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट, और जब उसने नहीं पहना होगा तो वो बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करेगा, बाहर जाने से कहेगा कि ओ हो मैं तो अपना तावीज़ घर भूल आया हूँ, तो अब मैं ख़तरे में हूँ। अब ये सारा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारे एटीट्यूड पे। हमने उसके साथ ऐसी एसोसिएशन बनाई हुई है, एक ऐसा अपने जहन में कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जब तक मैंने ये पहना हुआ है मैं महफूज हूँ, अगर मैं इसको उतारूँगा तो मैं ख़तरे में हूँ। तो ये एक हमारा एक एटीट्यूड है। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व fears सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। इस तरह की फीलिंग्स जिनमें डर इन्वॉल्व हो, यानी ये काम अगर मैंने कर लिया, या ये काम अगर मुझसे हो गया, या ये काम अगर मुझसे ना हुआ तो जनाब बड़ा ख़तरा है, फिर मेरे ऊपर कोई ना कोई आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। इस तरह के जो डर वाली फीलिंग्स होती हैं, डर वाला एटीट्यूड होता है, इन चीज़ों को कहते हैं सुपरस्टिशंस। उर्दू में इसको कहते हैं तोहम परस्ती। सुपरस्टिशियस कहते हैं ऐसा बंदा जो तोहम परस्त हो, जो इस तरह की चीज़ों पे यकीन रखता हो। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक। जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं वो अच्छी और बुरी किस्मत पे यकीन रखते हैं और उसकी निशानियों पे यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और उनकी ज़िंदगियाँ इस तरह की निशानियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारी इस तरह की सुपरस्टिशंस अभी भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे लोगों का अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो पहला इल्ज़ाम देते हैं, कहते हैं पता नहीं आज हमने सुबह किसका मुंह देखा था, हालांकि हो सकता है ख़ुद को ही देखा हुआ आईने में। मतलब इस तरह की चीज़ें लोगों के जहनों में बैठी हुई हैं। या जनाब काली बिल्ली जो है वो रास्ता काट गई है, आपके रास्ते में से गुज़र गई है, तो अब लोग रास्ता चेंज कर लेते हैं, या जिस काम पे जा रहे होते हैं वहाँ से वापस आ जाते। आहिस्ता से वैसे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ऐसा होता रहा है, लोग वापस आ जाते हैं कि आज इस काम पे नहीं जाना क्योंकि आज रास्ते से काली बिल्ली गुजर गई है। तो इस तरह लोगों की ज़िंदगियों पे इस तरह की चीज़ों का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी असर होता है। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। साइंस के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता इन सुपरस्टिशंस पे जो है, सुपरस्टिशियस बिलीव जो ये फॉल्स बिलीव्स हैं, इन पे आहिस्ता आहिस्ता हम ओवरकम कर रहे हैं, इन पे हम काबू पा रहे हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर दैम, क्योंकि साइंस ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, साइंटिफिक मेथड ये डिमॉन्स्ट्रेट यानी ये बता रहा है, ये साबित कर रहा है कि कोई इस तरह के बिलीव्स की कोई साउंड बेसिस नहीं है, यानी इस तरह के जो अकायद हैं इनकी कोई बुनियाद, कोई जवाज़
नहीं है, यानी इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। देखें ना, ये भी कहा जाता है जी, कौवा अगर घर के जो है वो छत पे, बनेरे पे जिसको कहते हैं, बैठ के बोल रहा हो तो इसका मतलब है मेहमान आने। अब साइंटिफिक मेथड से अगर आप इसको प्रूव करें तो भाई पहले तो बंदा ये पूछे भाई कौवे को कैसे पता हमारे कौन कौन रिश्तेदार हैं, और कौवा कैसे हमारे रिश्तेदारों के उसने जहन पढ़ लिए हैं। हम काफ़ी अरसे से उनके साथ रह रहे हैं, हमसे तो नहीं पढ़ने हुए, हमें तो नहीं समझ आई उनकी, तो कौवे को कैसे पता है कि आज उनका इरादा है हमारी तरफ आने का। तो ये सारी चीज़ें देखें, इनकी कोई साउंड बेसिस नहीं है। तो साइंस ने हमें कहा कि ऐसी हर चीज़ जिसकी कोई साउंड बेसिस ना हो, जिसका कोई एविडेंस ना हो, वो एग्जिस्ट नहीं करती, या ऐसा बिलीफ जिसकी कोई साउंड बेसिस नहीं है वो गलत है, वो फॉल्स बिलीफ है। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट डिजीज़ आर काज्ड बाय इविल स्पिरिट्स। चंद लोग ही ऐसे हैं आजकल जो ये समझते हैं कि बीमारियां जो हैं वो ईवल स्पिरिट्स की वजह से होती हैं, यानी बदरूहों की वजह से होती हैं। अभी भी वैसे ये चीज़ें हैं, अभी भी विलेजेस में, सिटीज़ में भी है ऐसा कि लोग अगर किसी को कोई एपिलिप्सी है जिसे मिर्गी कहते हैं, तो उसको अमूमन एक आम तौर पे लोग जो है ना यही समझते हैं कि जनाब इसको कोई चुड़ैल है, कोई बदरू है जो इसके जिस्म में दाखिल हो जाती है, जबकि उसको एपिलिप्सी का प्रॉब्लम होता है, उसको मिर्गी का इशू होता है। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। अगरचे एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग, एस्ट्रोलॉजी होती है जिसे इल्म नजूम कहते हैं, वो जो सितारों का इल्म है, सितारों का इल्म, और फॉर्चून टेलिंग होता है किस्मत का हाल बताना। इन चीज़ों को आज भी प्रैक्टिस किया जाता है, आज भी लोग ये चीज़ें करते हैं। अब ज़रा मॉडर्नाइज उस चीज़ को कर लिया गया, लेकिन अभी भी लोग ये सितारों पे और उनके सितारों के अहवाल पे यकीन रखते हैं। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड। आजकल इतने लोगों की ज़िंदगियों पे इनका असर नहीं होता जितना पहले होता था, यानी लोग इनको अब कम मानते हैं। असर तो पहले भी कम ही होता था, लेकिन मानते लोग ज़्यादा थे। आज जो है कम लोग इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, ज़्यादातर लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया। इट हैज़ बीन लर्नड दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। ये चीज़ सीख ली गई है कि जो भी वाक़या होता है, जो भी चीज़ होती है, उसके पीछे कोई गुड, कोई माकूल रीज़न होती है, कोई वजह होती है। यानी कोई बेसलेस चीज़, कोई विदाउट रीज़न, विदाउट कॉज कोई चीज़ भी इस दुनिया में नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक नेचुरल, कुदरती, फितरती वजह होती है, एक फितरी वजह होती है। एज अ रिज़ल्ट मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स। साइंस के इस इल्म की वजह से लोग अब ब्लैक कैट्स से, यानी काली बिल्लियों से नहीं डरते। ब्रोकन मिरर्स, शीशा टूट जाए तो हमारे यहाँ ये भी रहा है और है भी लोगों में कि जी शीशा आप गिर के टूट गया है तो ये बदशगुनी है, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अब लोग इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते, वो नया शीशा ले आते हैं बस। एंड द नंबर 13, और जो नंबर 13 था अंग्रेज़ों में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है, और एक दो दफ़ा क्रिकेट की कमेंट्री में भी मैंने इस चीज़ को सुना। कमेंटेटर्स भी इस चीज़ पे तबसरा करते हैं कि अगर कोई प्लेयर जो है वो 13 नंबर पे खेल रहा है, यानी उसके 13 स्कोर्स हुए हैं, अभी रन्स हुए हैं, उसने 13 रन्स बनाए हैं, तो वो कहते थे अब ये ख़तरे में है, क्योंकि 13 नंबर जो है ना ये अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन अब लोग इन चीज़ों पे भी यकीन नहीं रखते। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, साइंसी तरीक़ेकार से इस चीज़ को भी साबित किया गया है दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरीली ट्रू बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखें, साइंस ने हमें बताया कि आइडियाज़ जो हैं, कोई भी बात, कोई भी आइडिया ज़रूरी नहीं है कि इसलिए हम उसको सिर्फ सच मान लें क्योंकि जी बड़े ज़माने से लोग इसको सच मान रहे हैं। होता है लोग कहते हैं जी इसको जी हमारे आबाओ अजदाद जो है इस तरह कहते थे कि ये चीज़ इस तरह होती है तो हम भी इसको ऐसे ही मानेंगे। तो राइटर कहता है कि लाजमी नहीं है जिस चीज़ को लोग ज़माना एक लंबा ज़माना, एक लंबा अरसा मानते रहें वो सच ही हो। बहुत आज से कुछ अरसा पहले तक ये बात समझी जाती थी कि जो सूरज है वो जनाब मूव करता है और ज़मीन रुकी हुई है। कई सदियां लोगों ने इस चीज़ को माना, और अब देखें वो चेंज होगी चीज़, अब डिफरेंट थ्योरी है। अब कहते हैं सूरज अपनी जगह पे रुका हुआ है, ज़मीन मूव कर रही है। तो लाजमी नहीं है चीज़ें जो लंबे अरसे तक लोग मानते रहे हैं वो दुरुस्त ही हों। आप अगर आपको एविडेंस मिल रहा है जो उन
बातों को झूठ साबित कर रहा है तो आप उस एविडेंस को मानें और अपनी राय, अपना आइडिया चेंज करें। Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientist or to people who use the scientific method। अब जो साइंटिफिक माइंड वाले लोग हैं, जो साइंटिफिक मेथड यूज़ करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं आइडियाज़ तभी एक्सेप्टेबल होंगे जब उन्हें फैक्ट्स से सपोर्ट होगी, यानी अगर वो हकीकत पे मबनी होंगे, कोई दलाइल होंगे, कोई सबूत होंगे, तो फिर ही हम किसी आइडिया को मानेंगे, वरना हम उसको सिर्फ इसलिए नहीं सच मान लेंगे क्योंकि सारे लोग उनको सच मानते हैं। The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness। साइंटिफिक डिस्कवरीज़ ने लोगों में एक एटीट्यूड डेवलप कर दिया है ओपन माइंडेडनेस का, यानी खुली सोच का, वसी नज़री का एक एटीट्यूड लोगों में अब आ गया है। साइंस, ये कैसे मुमकिन हुआ है? साइंस की डिस्कवरीज़ की वजह से। देखें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी सूरज के घूमने की या ज़मीन के घूमने की, तो लोगों को ये पता है कि वो आइडियाज़, वो थियरीज़ जिनको हम शुरू से मानते आ रहे हैं, लाजमी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी। हो सकता है आने वाले हालात, आने वाले वाक़यात, आने वाली डिस्कवरीज़ उनको गलत साबित कर दें और हमें अपने आइडियाज़ को बदलना पड़े। और इंसान को हर वक्त रिसेप्टिव माइंडेड होना चाहिए, ये मेरी बात याद रखें। रिसेप्टिव माइंडेड ऐसा होता है जो नई चीज़ों को रिसीव करे, और जो बंदा रिसेप्टिव होता है वो ग्रो करता है ज़िंदगी में, वो आगे बढ़ता है। और जो बंदा अपने जो है ना हालात पे डटा ही रहे, भाई जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, और जो मैं शुरू से जिस तरह की मेरी सोच है वही सोच ठीक है, और जो मेरे आइडियाज़ हैं वही आइडियाज़ ठीक हैं, और मैं किसी के आइडियाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ या मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में ग्रो नहीं करते। तो आपको रिसेप्टिव बनना है। रिसेप्टिव ऐसा बंदा मैंने बताया जो कि नई चीज़ों को, अगर वो कन्विंसिंग है, अगर उनमें कन्विंसिंग पावर है, तो उनको जो बंदा कबूल कर लेता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वो ग्रो करता है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम होती है, डेवलप होती है। दे आर more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true। जो आज के लोग हैं, ओपन माइंडेड लोग, वो विलिंग हैं, वो तैयार हैं नई सच्चाइयों की तलाश में, बजाय इसके टू असूम, ये फ़र्ज़ कर लें कि व्हाट हैज़ बीन कंसीडर्ड ट्रू विल ऑलवेज़ बी ट्रू, कि जी जो पहले सच था वो अब भी सच ही रहेगा, या जो पहले हमारा आइडिया था वही अब हमेशा आइडिया ठीक रहेगा। अब लोग ऐसे नहीं हैं, लोग कहते हैं, वो लोग तैयार हैं कि जो भी नई चीज़ आएगी, जो भी कन्विंसिंग चीज़ होगी, लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। ओपन माइंडेड हो गए लोग, इसलिए नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by the scientists, क्योंकि साइंटिस्ट की न्यू डिस्कवरीज़ की वजह से लोगों के अब आइडियाज़ बदलना शुरू हो गए हैं। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल, इसलिए लोग अब कम इम्कान है कि लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी नतीजे को फ़ाइनल समझ लें, हतमी समझ लें। यानी अब लोग हर चीज़ को इस नज़रिए से मानते हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये नज़रिया भी चेंज हो जाए। जी, तो ये था यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई ओपिनियन अपनी देना चाहते हैं इस चैप्टर के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से, तो कमेंट्स में ज़रूर दें। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।